चलो निकालो किताब निकालो। देखो बच्चों, सूखी नदी का पुल एक बहुत बढ़िया कहानी है। गांव के रेलवे स्टेशन पर जब ही गाड़ी रुकी, लीलावती उत्साह भरे मन से प्लेटफॉर्म की ओर देखने लगी। पूरी उम्मीद थी कि नैहर से कोई ना कोई जरूर आया होगा। अब यहां पे एक कैरेक्टर आया। एक कैरेक्टर कौन आया? लीलावती। ये कौन है बच्चों? ये आई हैं कहीं दूसरे शहर से। कहां से आई हैं? और ये जेव ही स्टेशन पे रुकी हैं। इनको भरोसा था कि नैहर से कोई ना कोई जरूर आया होगा। बहुत दिन के बाद आई हैं ये। वे सब आए थे जिनकी उम्मीद की हुई थी। और नहीं होता है कि अब बहुत दिन के बाद जब आते हैं तो स्टेशन पर बहुत लोग चला जाता है कि लेने के लिए, करे चलो चलो लेके आते हैं उनको। भैया थे लीलावती के। कौन थे? एक गए थे वहां पिलाने के लिए। दो गो भतीजा गया था, सुरेश और नरेश। दो तीन गो कैरेक्टर और आया। एज ब्रो, ये लीलावती जी हैं। लीलावती के कौन गए हैं? इनको लेने के लिए भैया गए हैं ना। तो एक अब और कैरेक्टर आया। लीलावती के कौन है ये? और इनके दो बच्चे हैं जो भतीजा हुए इनके ना। ठीक है, सुरेश और नरेश। इनके बीच ही क्या संबंध है इनका? भैया। और ये दोनों कौची हैं? भतीजे होता है ना। और अगर लड़की रहेगी तो भतीजी कहलाती है। ठीक है, सबको याद आया था। एक अपरिचित भी को याद नहीं आया था। सब अपनी अगवानी में इनको आया। देख लीलावती को जैसे लगे सूखी प्यासी धरती पर बादल बरस गए हो। बड़ी खुश हुई कि देखो हमको लेने के लिए इतने लोग आए हैं। खुशी बहुत ज्यादा होती है। स्टेशन के बाहर जीप लगी हुई थी। उसको लेने के लिए सब कोई कोची में आया था, जीप में। लीलावती को देखकर प्रसन्न होना चाहिए था कि जीप देखकर, लेकिन मन में ना जाने क्यों ठेस लगी। वो जीप बोले, जीप लेके आया है तो लोग को क्या लग रहा है? स्कॉर्पियो खोज रही थी? नहीं, बैलगाड़ी। वो क्या खोज रही थी? उसने सोचा कि टप्पर वाली बैलगाड़ी या वहार वाली बैलगाड़ी आई होगी। अपनी जीप है बुआ, बोलता हुआ सुरेश ड्राइवर वाली सीट पर बैठ गया। सुरेश बोला कि भाई बुआ अपनी जीप है, अपनी किना गिलवा। भतीजवा ये सब करता है, वो सब अपन घर के जिक्र करेगा बैठ के। ये देख बुआ यो किना गिलवा, वो किना गिलवा, हम 9वीं क्लास में पढ़े लोग नहीं, मुझे रहना। अब बैठ गया। नरेश जीप के पास खड़ा हुआ और बार बार अपनी पैंट की फूली हुई जेब को टटोल रहा था। जीप की सीट पर और सुविधाजनक ढंग से बैठने के लिए उसने जेब से कोई काली चीज निकाली और झट से तौलिया में लपेट दिया। वो कुछ जेब में लिया था और जिसको वो बार बार टटोल रहा था। जब बैठने लगा तो उसको असहज मालूम हुआ तो फट देने उसको निकाला, तौलिया में क्या कर दिया उसको? तौलिया में क्या छिपा रहे हो नरेश? तो बोली कि क्या छिपा रे? फुआ तुरंत होती है। फुआ समझ लो कि मम्मी जी से होती है, तुरंत डटबो करेगी, पिटबो कर देती है कबो कबो। बहुत मानती भी है। ठीक है, हुआ जाके पिताजी उसे कुछ कह देगी पापा से तुरंत, क्योंकि वो तो बहन है, तुरंत कह देगी। लेकिन जिसे बचाती भी है, बुझा रहे ना, नहीं बचाती है। देख जाने दो, कुछ नहीं है पुआ, पिस्तौल है। लड़का कोई से डराता नहीं है, फुआ से तो उनको नहीं डराता है। कोजी हो ढेर करो तो भगाइयो दे के घर ले अपना। कुछ नहीं है पुआ, पिस्तौल है। लीलावती चौंक गई, बोली पिस्तौल है और कहते हो कुछ नहीं है? तो लो जाओ हाल है, पिस्तौल लेके घूम रहा है, कुछ नहीं है ही।
भैया मुस्कुराते हुए बोले, इसमें अचरज की कौन सी बात है बुच्ची दाए। अब सुनो, भैया इनको कहते थे बुच्ची दाए ना। आदमी कहता है अरे कि बुच्चे कहां बिया, तो बुच्ची दाई कहते थे उसको। भैया के मुंह से बुच्ची दाई का संबोधन कितना प्यारा और सुखद लगा लीलावती को। उसने भैया के तरफ गौर से देखा, उनके खादी कुर्ते की जेब भी भूली हुई थी, वो रखे थे। आपकी भी जेब में लाइसेंस वाली है ना। भैया हंसने लगा, अरे नहीं रे, लाइसेंस वाइसेंस कुछ नहीं है, अपने गांव की बनी है, कंट्री मेड कंट्री मेड। लीलावती की वयस्क उम्र से बड़ी बड़ी मायूस आंखें आश्चर्य से कुछ ज्यादा बड़ी हो गई। जीवन भर खादी के कपड़े पहनने वाले भैया के जेब में पिस्तौल। वो सोचने लगी कि ये पिस्तौल लेके काहे घूम रहे हैं, ले अगर रस्तिया मर्डर करेंगे का। समय ऐसा ही आ गया है बुच्ची दाए, अपनी सुरक्षा के लिए यह सब रखना पड़ता है। अब गांव पहले वाला गांव नहीं रहा। जब से आरक्षण लागू हुआ है, बैकवर्ड फॉरवर्ड की दुर्भावना फैल गई है। गांव में जातियों के अलग अलग संगठन हो गए हैं, निजी सेनाएं हो गई हैं, जमीन जायदाद बचा पाना मुश्किल हो गया है। तुम्हारी वाली जो 5 एकड़ जमीन है ना, वह समझो गिद्धों के लिए मांस का लोथड़ा बनी हुई है। भैया बोल रहे थे कि, लीलावती के भैया बोल रहे थे कि यहां पर सब कुछ बचाना मुश्किल हो गया। पहले गांव देहात में जाओगे ना, घर घर में पिस्तौल मिलता है, बंदूक कट्टा लगभग घर घर में मिलता था। क्यों मिलता था? क्योंकि वो अपना बचाने के लिए। पहले बहुत ज्यादा अपहरण चोरी डकैती बहुत ज्यादा चलता था। आदमी शाम के बाद में घर से निकलना मुश्किल था। ये तो 2005 के बाद जब लालू यादव हटे और नीतीश कुमार का राज्य आया, तो सबसे ज्यादा सुधार करने वाले नीतीश कुमार कानून व्यवस्था को है। शायद तुम लोग का जन्मों नहीं हुआ होगा उस समय भी, बुझा रहे ना। सबसे ज्यादा कानून का बुझा, हाँ ठीक कर रहा हूँ, ना बुझा रहा हमरा, काहे कि वो तो जब जन्म लिया तब तक सब सुधर चुका था, बुझा रहे ना। अब तुमको होशो आया होगा 2015 में, 15 बुझाते हो कि हाँ ये पुलिस, बुझा रहे ना। तब तक तो सब सुधर गया था सब कुछ। वो दिन तू लोग कहाँ देखा है कि वो जब दिया बरता था, ललटेन बरता था, लाइट आता था तो लोग नाचते थे गली में, लाइन एलवा लाइन एलवा लाइन एलवा कह के। उन लोग कहाँ देखा है तू लोग वो दिन? तू हैं देखा है? ललटेन देखा है, जला के पड़ा है उसमें? चुप रहो। एक बात जान लो, सबसे बढ़िया जिंदगी में जीने वाले लोग हम लोग हैं। जिंदगी नहीं बता रहे हैं, हम लोग बहुत ज्यादा बदलाव देखने वाले हैं ना। जैसे अब मेरे को ले लो, हम दिया बाती भी देखे हैं और बिजली भी देख लिए। वो दिन भी देखे हैं जहां बेना होकना पड़ता था, वो दिन भी देख लिए जहां एसी चलता है, बुझा रहे ना। वो दिन भी देख लिए जहां पर पैदल सासाराम मतलब उतर के बस पकड़ने जाना पड़ता था। वो दिन भी है जहां से यहाँ से जाके बजरिया में जाने के लिए ऑटो पकड़ता है आदमी, बुझा रहे ना। तो ये सब कुछ देखा हुआ है। खराब बैलगाड़ी भी देखा हुआ है और ट्रैक्टर भी, हसुआ से धान कटते हुए भी देखा है और हार्वेस्टर से भी। और कुछ दिनों में तू लोग जैसे बाद में जो आएगा वो खाली यही सब देखेगा, अरे इतना बदला हुआ था, बुझा रहे ना। भकुआ आएगा देख के। चलो देखो कहां था हम लोग, कहां थे। हाँ, जैसे ही भैया बोल रहे थे तो नरेशवा बोला, हम लोगों की भी अपनी सेना है बुआ। वो बोला कि हमनियों के एगो पार्टी चलेला। वो पार्टी बंदूक कोला। भैया कहने लगे, अच्छा हो गया तुम आ गई बुच्ची दाए, अपनी जमीन का 9-6 करके जाना। 9-6 करना मतलब कि कुछ करके जाना। चलती जीप की घरघराहट के सामने भैया बोलते जा रहे थे। लीलावती के विवाह के समय कन्यादान करते हुए बाबूजी ने बेटी को 5 एकड़ जमीन दान में दी थी। दहेज दिया गया था लीलावती को 5 एकड़ जमीन, जरा है ना। तो पहले पैसा नहीं था तो जमीन में दे देता था आदमी। पहले देखे होंगे गाय भैंस दिया जाता था, एगो गाय दे दीजिएगा, एगो बाछी दे दीजिएगा। अब वो सब नहीं चलता है, अब डायरेक्ट पता नहीं क्या क्या चलता है अब हैं। अब वो जमीन भैया का जंजाल बनी हुई थी। कब तक करते रहे जमीन की हिफाजत, केस मुकदमा।
अब यह सब कुछ कैसे बता दे, मैं बता दे। बरसों बाद नैहर लौटती अपनी बहन बुच्ची दाई को। 13-14 वर्षों के बाद नैहर लौट रही थी। सोचो, ई नैहर जा रही थी 14 साल के बाद। 13 से 14 साल के बाद ये कहली नैहर जा रही थी। ये 13-14 साल वहीं थी। पिछली बार मां के श्राद्ध क्रम पर आई थी। सब कुछ याद आ रहा था लीलावती को। याद आ रहा था गांव का नैहर सिर्फ अपने माँ बाप भाई भौजाई का घर नहीं होता, पूरे गांव का होता है। यह शहर तो है नहीं, यहाँ पूरा रिश्ते नातों में पूरा गांव रिश्तों नातों में बंधा रहता है। शहर में अगर कोई बच्ची आती है ना तो अपने घर में रहती है, गांव में भौर गांव घूमती है। हाँ, तारा घर जाइम, तारा घर जाइम, इसे मतलब लगभग सब कोई बड़की माई है, कोई चाची है, कोई फुआ है, कोई दादी है, सब कोई है, तो लगभग घूमती है बेचारी अगल बगल गोतिया उतिया में। तो सही कह रही है कि पूरा गांव रिश्तों नातों में बंधा रहता है। अच्छा तुम सोचो अपने से, गाँव में कोई आता ना तो 10 लोग देखने के लिए जाए, हाँ फलाना के लेके आयल है, पूरा हल्ला हो गया, बुझा रहे ना। शहर और में कोई आता है, कोई देख तो नहीं है, चल 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 तू चल। तो ये थोड़ा सा है। हाँ, कहाँ थे हम लोग? सबसे ज्यादा याद आ रही थी सहेलिया माई। एक नया कैरेक्टर आया है, हंसो मत, सहेलिया माई के बारे में जानोगे तब ना। भी पढ़ो चुपचाप, गधा हंसता है सब। सहेलिया माई नामे है तो हम क्या करें हमें। ये कौन है बच्चों? सहेलिया माई। मुंबई में जब जब नैहर की याद आई, खवासी टोली की वह सहेलिया माई सबसे ज्यादा याद आई। मां कहती थी कि सहेलिया माई तुम्हारी खवासी नहीं, तुम्हारी दूसरी मां है। इसकी मां कहती थी कि जो सहेलिया माई है ये तुम्हारी दूसरी मां है, इसी ने तुम्हें अपना दूध पिलाकर पाला पोसा है। मां कहती थी कि तब तुम जन्मी थी तो अपना दूध नहीं उतरता था, डॉक्टर वैद्य ओझा गुनी सब हार गए, गाय बकरी भेड़ी की दूध तुमको पचता नहीं था, एकदम तुम मरने मरने को हो गई थी। तब सहेलिया माई सामने आई, नई नई लड़कोर बनी थी, गोद में बेटा था कलेसरा। अब देखो, सहेलिया माई का एगो बेटा था, नाम क्या था इसका? कलेसरा। तो ये सहेलिया माई का तुरंत ही ये जन्म लिया था। तो ये जो लीलावती थी, इसकी मम्मी का दूध नहीं होता था तो ये मरने के कगार पे थी, गाय बकरी भेड़ का कुछ का दूध इसको पचता नहीं था। तो सहेलिया माई इसको दूध पिला के बड़ा की थी, सहेलिया माई इसको दूध पिला के बड़ा की थी। ठीक है। जीप में बैठी लीलावती दोनों तरफ के भूले बिसरे टोलों मोहल्लों को पीछे की भागते देखती रही। सीमेंट का पुल आ गया, सूखी नदी का पुल। पिछली बार आई थी तब नदी में पानी था, सीमेंट के पुल की जगह काठ का पुल था, कठपुल्ला। नदी सूख गई, अब तो रेत ही रेत है। जीप दरवाजे पर लगी, एकदम बदल गया है घर द्वार, खपरेल की जगह पक्के मकान। दरवाजे के जीप, थ्रेसर मशीन, जनरेटर, बिजली के पोल गांव गांव तक आ गए। पुल के इस पार से ही देखा था लीलावती ने, शून्य में पतली पतली रेखाओं से बिजली के तार। अब नरेश कह रहा है, वो आई तो देखी कि गांव में पूरा बदल गया है सब कुछ। अब 13-14 साल के बाद तो उनकी चेंजिंग होगा। नरेश कह रहा था कि आपको यहाँ कोई कमी महसूस नहीं होगी बुआ, सब कुछ है यहाँ, फोन है, फ्रिज है, टीवी है, वीसीडी है। तो लीलावती अब मन में सोच रही है कि अरे भैया, हम जब तुम्हारा फोन, टीवी या वीसीडी देखने आए हैं, अरे हम तो अपना नैहर आए हैं, पुराना नैहर। हम तो पहले वाले असुविधाओं को देखने आए हैं। उसके घरे है ये है पहले ही से ऑलरेडी, तो वो देखने आई है। सखी सहेली, नदी पोखर, खेत खलिहान, टोले पगडंडिया, नाथ बाबा का थान, राजा सलहेश का गहबर, बुढ़िया बाड़ी, ब्रह्म बाबा का मंदिर। अब कैसे देखे कहे ये देखना चाहती है। वो बोली कि हम ये लोग, हम यहाँ पे टीवी में से निकल के टीवी देखने आ रहे हैं, फ्रिज के पानी पीते पीते, फ्रिज के पानी, हम कॉल के पानी पीने आए हैं। अब तो सांझ हो गई,
अब जब स्टेशन से लौट रही थी तो बोल रही थी अब तो सांझ हो गया ना, तो एक चक्कर जाके खवासी टोली सहेलिया माई को लगा आती और 2 साड़ी लाई थी उसके लिए, उसको जाके दे आती, जिन्हें बड़ी लालसा से मुंबई से लाई है। अब तो वह बुढ़ी हो गई होंगी, पैर छूने पर आशीर्वाद देंगी। अब वो सोच रही है कि अब सोचो इसकी मम्मी मर गई, तो सहेलिया माई भी उसी समय मम्मी बनी थी इसका, तो वो बोल रही कि वो मरिए गई होंगी, लगभग मरने के कगार पे बुढ़ी हो गई होंगी। अब वो अपने से सोच रही है कि पैर छुएंगे तो कैसा आशीर्वाद देंगी, हमरे ऐसन झूल झूल के बूढ़ हो जाई हा बेटी, बात बनल रहे जब तक गंगा जमुना में पानी रहे। अरे आशीर्वाद मांगो ना तो वैसे ही बुढ़वा हो खा, आशीर्वाद मिलता है ये। लेकिन शाम में अब वो गई नहीं सहेलिया माई के घर, क्योंकि शाम हो गया था ज्यादा। शाम में भौजी सुरेश नरेश सबकी उपस्थिति में भैया ने सहेलिया माई की खवासी टोली के विषय में जो कुछ कहा, लीलावती के होश उड़ गए। शाम में सब कोई बैठा एक जगह और सब कोई बैठ के जब बताने लगा कि सहेलिया माई के खवासी टोली में का हुआ है, तो होश से उड़ गए। सुनती हो बुची, अरे बंद करो ना जिसको, जो बंद करो खिड़किया वो। सुनती हो बुची दाए, सहेलिया माई का परिवार तुम्हारी वाली 5 एकड़ जमीन की बटाई के लिए हुए था। अब देखो नौटंकी क्या चालू हुआ है। इसके पापा जब इसको दान में जमीन दे दिए हैं 5 एकड़। अब एक जो बेटा कलेसरा है, इस जमीनिया में दावा ठोक दिया कि हमरो के में हिस्सा चाहिए। अब यही के लेके एक भैया सहेलिया माई घर से झगड़ा हुआ है, जबरदस्त झगड़ा हुआ है। अच्छा तू लोग बताओ कि ये सही कर रहा था कि गलती कर रहा था? ये कहानी समझ में आएगा ना क्या हुआ था। इसका जमीन था, ये बोल रहा था कि आधा हम लेंगे चाहे पूरा हम लेंगे। अब इसके भैया खिसिया रहे थे कि नहीं देंगे तुमको, ये को धूर नहीं देंगे तुमको उसमें से। तो वही में लेके दोनों घर से झगड़ा हुआ है। ये वो औरत है जो इसको दूध पिला के बड़ा की है, ना तो मरिए जाती है। ये जमीन मांग रहा था अब जाके उसमें से। अब पता ना, अब तू लोग क्या कह रहा है बोलो। नहीं चलो आगे चलते हैं। उसका बेटा है ना कलेसरा, उसके जमीन पर सिकमी बटाई का दावा ठोक दिया। यह सब मैंने तुमको कभी नहीं बताया। केस मुकदमा चला, जमीन पर पहले दफा 107 लगा, फिर 144 लग गया था जमीन पे। 144 का मतलब होता है कि जमीन सरकार के अभी गिरफ्त में रहेगा, उस पर कोई कुछ नहीं करेगा। मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा। हम लोगों का मुकाबला क्या करता कलेसरा, केस में हार गया। मतलब क्या थे कि ये थोड़ा अमीर थे और ये लोग थोड़ा गरीब थे और थोड़े छोटे जाति के थे। हम लोगों की डिग्री हो गई, भैया बोलकर मुस्कुराने लगे। नरेश बगल में बैठा हुआ था, बुआ की तरफ देखते ही कहने लगा, असल बातिया तो बताइए नहीं रहे हैं बाबूजी। असल बात यह है कि कलेसरा एक खूनी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है। ओकरो एगो पार्टी है। जब से आरक्षण लागू हुआ है, खूनी पार्टी ज्यादा उग्र हो गई है। 5-6 साल पहले आप वाली जमीन पर भारी बवाल मचा। कलेसरा ने तो फारसा ही चला दिया था बाबूजी पर। फारसा होता है वो दरवाजा बंद करो। फारसावा ये कलेसरा चला दिया था इनके भैया पे, क्योंकि नरेश के बाबूजी है ना, है। अब बीच में चला दिया था बाबूजी पर। वो तो कहिए कि बीच में कलेसरा का बाप आ गया सोनेलाल। ये कलेसरा जब ऐसा फारसवा चलाया तो इनके बीच में इसका बापे आ गया, उसका नाम था सोनेलाल। ये कौन है? इसका एगो हाथ है, क्योंकि एगो हाथ कट गया है। सोने लाल ये कौन है? कलेसरा का बाप है। बाप मतलब पिताजी, समझ में आ रहा है ना। हाँ चलो चलते हैं। उसने अपना हाथवा बढ़ा दिया, बेचारे का कलाई कट के जमीन पर गिर गई। बाबूजी तुरंत जमीन जीप पर बैठाकर अस्पताल ले गए। सोनेलाल ने डॉक्टर से कहा चारा मशीन से कलाई कट गई है, तो केस हो जाता ना। तो बोला कि ना ना ना, चारा मशीन से ये हाथवा मेरा काटा है।
काठ की मूरत बनी लीलावती सब सुन रही थी। अब ऐसा मतलब भकुआई है कि क्या हो रहा है। यह सब जो सुन रही हो सोच है कि कथा कहानी है। एक ही माँ के स्तनों का दूध पीने वाले कलेसरा और लीलावती, एक माई का दूध पिए हैं दोनों ये। अवसाद के काले बादलों में घिरी लीलावती को सुनाकर भैया कहने लगे, जब से आरक्षण लागू हुआ है पिछड़ी जातियों के लोग हम लोगों को अपना दुश्मन समझने लगे हैं। भैया के बोलने के बीच में ही नरेश बोल पड़ा, लेकिन हम लोग भी पीछे हटने वाले नहीं हैं फुआ, हम लोगों का भी संगठन है, अपनी सेना है। साफ साफ दो फांक हो गया है गांव, मतलब दो गो मुंह में पार्टी हो गया। खवासी टोली और पूरे पछियारी टोले से तुम्हारी वाली जमीन के मामले के बाद आना जाना न्योता पहानी सब बंद है। उस जमीन का इतना झंझट हुआ है कि ई लोगों का पूरा पार्टी जिस गांव में रहता था, जिस गांव की तरफ रहता था, उन्हें से आना जाना बंद है पूरा उधर के पार्टी का। खूनी राजनीतिक पार्टी खवासी टोली को चढ़ाते हैं कि सामंती जात के हैं हम लोग। अवसन्न भाव से सुन तक देर तक देखती रही लीलावती। दिन के तीसरे पहर तक, अब शाम को ये सब कहानी हो गया, सुबह हुआ अगले दिन का तीसरा पहर मतलब 2-3 बज गया। पिछवाड़े कमल पोखर की तरफ निकल गई लीलावती। एकदम सुनसान था कमल पोखर, ढेर सारी कंटीली झाड़ियां उगाई थी। बगल के किसी पेड़ से पंडुक पंछी की आवाज आ रही थी। पोखर के ऊंचे मोहार पर लीलावती की हसरत भरी आंखों पश्चिम की तरफ देखने लगी, खवासी टोली की तरफ। उधर चली गई जहां से वो टोला जो था ना, कलेसरा, जहां कलेसरा रहता था, सहेलिया माई रखती थी, उधर से दिखाई दे सहनाई और खुरदुक बाजे के मीठी मीठी मंगल ध्वनि सुनाई दे रही थी। सुनी तो उसको लगा कि सहनाई बज रहा है। पुराने नक्शे की स्मृति को उतारते हुए लीलावती सोचने लगी, अब वो तो पहले से खवासी टोली का पहला घर सहेलिया माई का है, वहीं से सहनाई की आवाज आ रही है। शायद लगता है शादी ब्याह है खवासी टोली में। चलो पढ़ते हैं। अब ये सोच रही थी कि लीला पहले सहनाई की आवाज आ रही है, शायद लगता है शादी ब्याह है खवासी टोली में। सहनाई पर यह पुरानी धुन कौन बजा रहा है? आज के फिल्मी युग में विद्यापति के गीत की धुन कौन बजा रहा है सिवाय रघु काका के? सोच रही कि रघु काका बजाओ थी। लीलावती को अपनी शादी के समय, विदाई के समय रघु काका की बजाई समदौन की धुन याद आ गई कि उधर कोई शादी ब्याह है का। तो उसकी भौजी कुहरती हुई बोली, करते हैं मुझे क्या पता, बुची दे कहाँ का हो रहा है। तब तक नरेश आ गया, बोला हाँ शादी है कलेसरा की बेटी की। कलेसरा की कोई बेटी थी, उसी का ब्याह था। कलेसरा की बेटी सहेलिया माई की पोती। हाय रे देवा, लीलावती के मन में तूफान उठने लगा। कितना अच्छा होता सहेलिया माई की पोती के शादी में वो पहुंच जाए। अब तो इसको रहा नहीं जा रहा है, अब तो जाना पड़ेगा। कितना अच्छा होता, लेकिन भैया भौजी बड़ा भतीजा सुरेश जाने देंगे भला? अब ये सोच रही कि जाए दिहसन, हमरा के ना जाए दिहसन। बैकवर्ड फॉरवर्ड जमीन का मामला, बोल चाल, आना जाना सब बंद है। लीलावती छोटे बड़े भतीजे नरेश से बड़े प्यार से बोली, अरे नरेश मेरा वो काम कर दोगे? नरेश ने हंसते हुए बोला, हाँ बुआ करूंगा, बोलिए। लीलावती प्रौढ़ावस्था से फिसलकर अकस्मात चंचल किशोरी बन गई थी। फुसफुसाती हुई नरेश से बोली, शाम होने को है नरेश, मुझे किसी तरह सहेलिया माई के घर पहुंचना है, किसी से कहना मत, बस मुझे पोखर पार करा दो, मैं चली जाऊंगी। और सुनो, कोई पूछे तो कह देना बुआ पाठक जी के घर गई है। वो बोली कि हमको चली पहुंचाओ कसम। शाम गहरा गया। सहेलिया माई के लिए लाई दोनों साड़ियां लीलावती ने कांख में दबा ली। नरेश के पीछे पीछे चलती पोखर पार तक आ गई। खवासी टोली में शायद सहेलिया माई के दरवाजे पर पेट्रोमक्स की रोशनी दिख रही थी। जूते हुए खेत आड़ धूर को लांघती वह सहेलिया माई के दरवाजे पर पहुंच गई। दरवाजे पर कुछ लोग बैठे हुए थे। रोशनी की ओट में लुकाती छिपाती लीलावती सीधे आंगन में चली गई। पहुंच गई आंगन में, उस आंगन में जहां उसके भैया के दुश्मन बैठे हैं।
फूस के वही 3 छोटे छोटे घर, छोटा सा आंगन। गांव समाज की औरतें बच्चे से आंगन भरा हुआ था, गीत नाद हो रहा था। बाहर दरवाजे पर किसी कोने में बैठे रघु काका किसी पुरानी फिल्म की धुन बजा रहे थे। भीड़ भाड़ लगा था, शादी ब्याह में जन्म करते हैं भीड़ रहता है। भीड़ भाड़ में किसी का ध्यान नहीं गया लीलावती की तरफ। वो सारे के पंजों के बल बैठी सहेलिया माई को लीलावती ने पहचान लिया और चुपके से गई और पैरों में गिर पड़ी। आंखों की मंद ज्योति के कारण सहेलिया माई पहचान नहीं सके। वो बैठी हुई थी कहीं किनारा कोना में, जाके पैरवा प्रणाम की, गिर गई वहां पे प्रणाम करके, मतलब पैरों में गिरना का मतलब प्रणाम की। नहीं पहचानी काकी, मैं लीलावती। वो अपने से बोले पहचानी नहीं, हम लीलावती, बुच्ची दाई, लाल बाबू की बेटी। बोले कि हम, पापा का नाम बताइए। तब तक दूसरी औरतें वहां आ गई। और बुच्ची दाई, लाल बाबू की बेटी, बॉम्बे वाली बुच्ची दाई, लेकिन यहां कैसे? खतरनाक स्थिति वही भी करेगा, तोरे कारण पूरा युद्ध हुआ है और तू ही आ गई है जा। सहेलिया माई के सूखे स्तनों में जैसे दूध उतर आया, लीलावती सहेलिया माई के सीने में अपना चेहरा छिपाए देर तक सुबक सुबक कर रोती रही। बाढ़ के पानी से यह खबर पूरे सोलकन टोले में फैल गई। पूरा ये खबर फैल गया। गजब बात, बबुआन टोले से इतनी दुश्मनी चल रही है, आना जोना जाना टोका चाली सब बंद है, और बुच्ची दाई अनहरिया रात में गिरती पड़ती सहेलिया माई के घर। ये तो एकदम खतरनाक बात हो गया। लोग उमड़ पड़े देखने के लिए। जिंदगी की ऐसी सार्थकता लीलावती को कभी महसूस नहीं हुई थी। भीतर जैसे आह्लाद का सागर उमड़ रहा था। बूढ़े सोनेलाल दौड़ते दरवाजे से आए। बुच्ची दाई को देख आंखों में आंसू आ गए। आशीष के लिए उठे दाहिने लूले हाथ को अपलक देखती रही लीलावती। हथवटे वो कट गया था। उसारे पर बैठते हुए भर्राई आवाज में कहने लगे, सोनेलाल तुम आ गई बुच्ची दाई, जिंदगी का सुफल मिल गया। विश्वास नहीं हो रहा है कि अपने आंगन में बुच्ची दाई को देख रहा हूं। ऐसा लगता है कोई सपना है। बोलते बोलते वह रोने लगे। तभी दौड़ता दौड़ता कलेसरा आ गया वो एकदम से लीलावती के पैरों में गिर पड़ा। रोता रहा देर तक। विवाह के उल्लास भरे वातावरण में आंसुओं की गंगा जमुनी बाढ़। इस बाढ़ में न जाने किसका कितना डूबा कौन जाने। लीलावती के सामने दोनों हाथ जोड़े प्रायश्चित के दलदल से उबरने की कोशिश में बोलने लगा, भूल चूक माफ कर देना दीदी, अब यह हाथ किसी पर नहीं उठेंगे। वो भी पूरा अफसोस में था कि हम क्या किए। लीलावती कलेसरा की पीठ थपथपाती रही। याद आ रही है थी भैया और भतीजे की बात। कलेसरा किसी खूनी राजनीतिक संगठन से जुड़ा हुआ है। उस आंगन में थोड़ी देर के लिए सब कुछ ठहर गया। लगता था समय ही रुक गया है। देर रात, सीधा बैठो, देर रात गांव के बगल के गांव से बारात आई। विवाह की विधियां चलती रही। सारी रात गांव की औरतों की झुंड में बैठी लीलावती विवाह के भूले बिसरे गीत गाती रही। वो घरे नहीं गई, वही रह गई। सुबह हो गई। बैसाख के महीने का सूरज बांस भर ऊपर चढ़ाया। अब सुबह हुआ। लीलावती भैया के घर लौटने के लिए तैयार थी। गांव की अपनी बुच्ची दाई को विदा करने की खवास टोली के लोग ही नहीं, पूरे सोलकन टोले के औरत बच्चे सब एकत्र थे। वो जब जा रही थी ना, तब देखने वाला था कि अब जाएगी घर बात, इसके कैसे ट्रीट किया जाएगा। मतलब उतना दुश्मनी में आई है, अब जा रही है तो सब कुछ देख रहा था। गांव में होता है सन। इनसे घिरी लीलावती आम के बगान तक आई। पोखर मोहार पर अब उधरो खड़े हैं सब लोग। पोखर मोहार पर भैया भौजी बहू भतीजे बबुआन टोले के लोग एक टक इधरे देख रहे थे। एनियो से खड़ा है सब। आओ। बायल की गाढ़ी लाल साड़ी पहने मांग भर सिंदूर पोते लीलावती पोखर के मोहार पर आई। सब लोग लीलावती को देखते रहे। अब इन लोगों को लगा था कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन ऐसा तो कुछ था नहीं। मुंबई में सारी आधुनिक सुविधाओं के बीच रहने वाली लीलावती इस वक्त पूरी देहातीन लग रही थी। चेहरे पर परम उपलब्धि, अपूर्व आभा, भैया भाभी भतीजे सब चुप। कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं, कोई रोष सुलहना नहीं। नरेश भौचक्का सा
बुआ के सिंदूरी चेहरा देखता रहा, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, बस चलो ठीक है चलो। दूसरी सुबह भैया ने लीलावती से उस 5 एकड़ वाली जमीन की बात चलाई। अपनी अमानत वापस ले लो बुच्ची दाऊ, चाहो तो बेच दो, अच्छी कीमत मिलेगी। वो बोले कि ऐसा करना, तू बेच देख रहे। लीलावती ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भैया इस बार तो कुछ करिए कि जाऊंगी। आप लोग मेरी जमीन को लेकर परेशानी में रहते हैं। बोले कि अब तू लोग भी परेशान रहते हैं, आप लोग भी। दोपहर के बाद भैया ने संदूक से जमीन के कागज निकाले, लीलावती के हाथ में देते हुए बोले, हाल ही में कटाई गई लगान की रसीद भी इसमें है। बोले कि तो इसका तुरंत रसीदों कटा है। दोनों हाथों में जमीन के कागजात लिए लीलावती भैया और भाभी और दोनों भतीजों को चुपचाप देखती रही। कागज ली है, देख रही है, फिर मुस्कुराती हुई भैया से बोली, आपसे एक वचन चाहती है। पहले आप वचन दीजिए कि दान में मिली जमीन का मैं जो करूंगी आप मंजूर करेंगे। बोले कि जो भी हम करेंगे आप ना कहेंगे। भैया ने दृढ़ आवाज में कहा, हाँ बुच्ची दाई, जो तुम करोगी फैसला मंजूर होगा हमें। भैया ने दृढ़ आवाज में कहा, आखिर जमीन तुम्हारी जो ठहरी वह भी दान की जमीन है। लीलावती भैया की आंखों में झांकने लगी, बोली, मुझे आप लोगों की दुआ से कोई कमी नहीं है, इसीलिए मैं दान में मिली जमीन को दान में ही देना चाहती हूं। आप वचन दे चुके हैं, मुकरिएगा नहीं। यह जमीन मैं सहेलिया माई को रजिस्ट्री करना चाहती हूँ। लो, वो बोले कि ये जमीन हम सीधे ले जाके देंगे अब इसको। सहेलिया माई को जो ने जमीन का इतना झगड़ा फसाद हुआ बचाने की कोशिश में, वो लास्ट में बोली कि हम ले जाके सीधे इसी को देंगे। दूध का मोल कौन चुका सकता है? फिर भी एक बात जान लो, 3-4 को ऋण होता है। एक मातृ ऋण होता है, एक पिता का ऋण होता है। पिता का ऋण भी न चुकने वाले में है, और माँ का ऋण तो कभी चुकाया नहीं जा सकता है, क्योंकि माँ खून से सींच करके पहले तो जन्म देती है, उसके बाद वो दूध पिलाती है। इसका कोई ऋण नहीं है, वो ऋण में माना जाता है इसको। कभी वही बोली कि दूध का ऋण को कोई चुका नहीं सकता है। अरे उस समय वो दूध पिलाए, ना पिलाए तो मर जाएगा वो, तो उस समय से पोस के ला रही है वो। झगड़ा हमेशा हमेशा के लिए खत्म है ना सुरेश, नरेश, अब भौजी। बोले कि हाँ ये सही है ना। सब हतप्रभ, सब भकुआ गया कि क्या हो गया। लीलावती का चेहरा जैसे दिख रहा था जैसे बहुत बड़ी चीज मिल गई है। हंसती हुई भैया से बोली, सहेलिया माई कलेसरा कल फारबिसगंज रजिस्ट्री ऑफिस में मिलेंगे, मैंने कह दिया है। वो रात में उन्हें बातों करके आ गई है कि ऐसा ऐसा होने वाला है। अब बोला कि मेरा मान रखिएगा, पता नहीं मैं फिर कब लौट कर आऊंगी। हाँ एक और बात, बोले कि ये सुरेश और नरेश के भी लेके चलिएगा, ये लोगों से भी साइन करवाएंगे। क्या पता है आपके जाने के बाद ये लोग लड़ने लगे, तो इहो लोगों से हम साइन अभी करवाएंगे कि जमीन उसको दिया जा रहा है। बुआ के अप्रत्याशित फैसले पर सुरेश नरेश एक दूसरे का चेहरा देखते रहे, और इसके दूसरे दिन भैया, उस दिन तो कोई नहीं गया, अगले दिन लीलावती का मान रखने के लिए फारबिसगंज जाने के लिए तैयार थे। जीप में ड्राइवर के सीट पर सुरेश था। भैया के खादी कुर्ते की जेब में पिस्तौल की जगह जमीन के कागजात का पलिंदा था। जीप अब दरवाजे से आगे बढ़ी। लीलावती को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह दूध की कोई उमगी हुई उजली नदी है और उस नदी में वह डूब डूब कर नहा रही है। उसको एकदम मन में उसका हल्का हो गया कि चलो ये कर दिए, पास हो गया। अच्छा तू लोग बताओ ये अच्छा की कि गलत की? इसमें से ढेर कह रही थी कि जानना ही नहीं चाहिए था। हम फिर से बता रहे हैं, कभी भी गांव के झगड़ा में ऐसा नहीं है। एक बात बता देते हैं, अगर तुम कहीं नहीं हो तो इतना नहीं है, कोई नहीं कुछ कहता है, बुझा रहे ना, कोई कुछ कहता नहीं है। अब हाँ तू अपने से समझ रहे हो कि नहीं हमको क्या कहेंगे ये लोग, तो वो अलग बात है, लेकिन कोई कुछ नहीं। दुश्मन के घर भी जाके प्रणाम करोगे तो आशीर्वाद ये देगा वो। अगर तुम नहीं हो वहां पे, बेटी को पराया धन समझा जाता है शुरू से ही कि ये दूसरे घर की है, तो हम जब दूसरा घर का है ये हैं तो तुम्हारा घर का झगड़ा कहे के ले जाई बात बसाब।
तो इसीलिए कभी भी ये सब झगड़ा में पड़ना नहीं चाहिए। इन लोग को जो भी फरियाना है फरियाने दीजिए। एक बात और जान लो, जमीन जायदाद के झगड़ा हर कोई के घर में है, हर कोई के घर में है। ऐसा नहीं कि सब कोई राम के घरे में राज खातिर झगड़ा होगी रहे। महाभारत हो गई, उन्हीं के तन की जमीन रहे, दुर्योधना के या युधिष्ठिर के। अब महाभारत के युद्ध हुआ था, उसमें सब मर गए, लसन कट मर के अपने में बंटवारा खाती खाली है। तो इसमें सबका सबके घर की कहानी है। राम के वनवास जाएगा बंटवारे के चक्कर में उसमें। तो इसीलिए बाली सुग्रीव में झगड़ा हो गया। तो इसीलिए अगर नैहर में कोई झगड़ा हो रहा है तो इसमें हमको लगता है कि लड़की को इंटरफेयर करना कभी भी सही किनारा रहो, बिल्कुल ही। आओ तो किसी के साथ भेदभाव नहीं, जैसे इनके घरे हंस के जा रहे हैं उनके घर वैसे भी हंस के जाएंगे। गुरगुतिया हैं, भाई हैं, तो सबके घर वैसे ही जाएंगे। और उनको उनसे दुश्मनी अपने में ना, तुमसे कोई दुश्मनी है वो। तो ये होना चाहिए। लेकिन ये पहल अगर अब सोचो यहां से लीलावती अगर ये ना करती, उस दिन खाली ना जाती, तो ये कभी झगड़ा खत्म ही नहीं होता। ये झगड़ा कभी एक तरह से वो क्या कर ली, सब कुछ खत्म करके चली गई कि जाओ सब शुरू जैसा कर दी, अब तो सब खत्म ही ना हो गया। तो एक तरह से वो गई पहल की जाने का, तो एक तरह से सूखी नदी का पुल जो था वो जोड़ के रख दी दोनों को कि चलो जोड़ देते हैं। ऐसा ही कुछ सोचना है। तो ठीक है, अगले क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आज के लिए इतना ही।